बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारे बहुत प्यारे लिसनर जवाद अहमद साहब ने भेजी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी मुकम्मल सुना करें, कोशिश किया करें मुकम्मल सुना करें। पसंद आए तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और अगर मुनासिब समझें तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए ताकि नए यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई हो, क्योंकि ये भी एक मेहनत का काम है। आप लोगों की इंटरटेनमेंट हो जाती है, लेकिन एक कहानी को बना के सुन के उसको वीडियो में ढाल के उसको पोस्ट करने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है। ये काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, मैं तमाम जो नए यूट्यूबर्स हैं आपसे दरख्वास्त है उनकी हेल्प करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखा करें, लाइक और कमेंट किया करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना। अगर आपके पास टाइम होता है थोड़ी सी टाइम निकाल के लोगों की भलाई कर दें, यकीन करें इसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि मैं किसी की भलाई करना जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो इसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। यकीनन आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे जो गाहे बगाहे आप सुनते रहते होंगे, कुछ ऐसे वाक़यात जो आप बार बार सुनते हैं। मेरे ताया अब्बू के साथ भी उनकी जवानी में ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जो हम बारहा सुन चुके थे, और जब भी हम सुनते थे काफ़ी महजूज होते थे और बार बार ताया अब्बू को ये कहा जाता कि आप अपने साथ पेश आया वो वाला खौफनाक वाक़या सुनाएं। बाज़ औक़ात तो वो तंग पड़ जाते, लेकिन हमारे इसरार करने पर वो फिर से वो वाक़या दोहराना शुरू कर देते। हम जब भी सुनते काफ़ी महजूज होते। वाक़या तो काफ़ी खौफनाक था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को खौफनाक किस्से कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ होता है। इसलिए जब हम सब कज़न लड़कियाँ लड़के इकट्ठे हुआ करते तो ताया अब्बा के इर्द गिर्द बैठ जाया करते और फिर उनसे हम ज़िद और इसरार करते कि ताया जान हमें अपने साथ पेश आने वाला वो वाला वाक़या सुनाए। ताया अब्बा मुस्कुराते और सिगरेट निकाल के कश लगाते और किस्सा सुनाना शुरू कर देते। बच्चों, जैसे आपको पता है ये मेरी जवानी का वाक़या है। तकरीबन सन 78 या 80 की बात होगी। जैसे मैंने पहले कहा ये तकरीबन सन 1980 की बात है। मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना लगा रहता था। तब मोबाइल का दौर तो था ही नहीं, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें भी दरियाफ़्त होंगी। तब यही होता था कि घर से मिल के जाते थे और वापसी पे आके हमें खैर व आफ़ियत का पता चलता था। एक दफ़ा मैं अपने ड्राइवर के साथ काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया। वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम थे जो हमने निपटाए और फिर वापसी के लिए अपना सफ़र इख्तियार किया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये सफ़र मुल्तान से लाहौर का सफ़र था और तब उन दिनों में ये सफ़र काफ़ी लंबा हुआ करता था। मोटरवे तो था नहीं, तो सफ़र काफ़ी लंबा हुआ करता था। लाहौर में हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारे काम ख़त्म किए और जब वापसी पे जाने का टाइम हुआ तो उस वक्त इशा की नमाज़ हम पढ़ के बाहर निकले और इरादा किया कि खाना हम रास्ते में ही खाएंगे। इतनी भूख तो लगी नहीं थी क्योंकि दोपहर को हमने खाना लेट ही खाया था। खैर मैंने अपने ड्राइवर से कहा चलो अब वापसी की तरफ चलते हैं। ड्राइवर ने कहा हजूर जैसे आपका हुक्म। खैर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। तब इतनी रौनकें नहीं हुआ करती थीं, ना ही रास्ते में इतने होटल हुआ करते थे और ना ही इतनी आबादियाँ हुआ करती थीं। अब तो शहर बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं। तब शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और मुल्तान से लाहौर का सफ़र अगर उन दिनों में किसी ने किया है और ये कहानी सुन रहा है तो वो बेहतर जानते होंगे कि उन दिनों में सफ़री हालात कैसे हुआ करते थे। कम ही लोगों के पास अपनी ज़ाती गाड़ियाँ हुआ करती थीं। खैर हम उन लोगों में से थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी कार अता की हुई थी। हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। एक जगह तकरीबन सफ़र 1-1.5 घंटा सफ़र इख्तियार करने के बाद एक जगह हमें ढाबा नज़र आया। तकरीबन उस वक्त रात के 9:45-10 का टाइम हो चला था। वो तकरीबन बंद करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने ड्राइवर से कहा यहीं पे ब्रेक लगा लो, जहाँ पे खाना खाते हैं। वहाँ पे रुके,
वहाँ पे हमने खाना तनावल फरमाया और उसके बाद चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। जल्दी से एक वेटर हमारे पास आया। उसने कहा, जनाब ज़रा जल्दी कर लें, हमने होटल बंद करना है, रात काफ़ी हो चुकी है और वो सर्दियों के दिन थे, इतनी रात को यहाँ पे हम होटल नहीं खोल सकते। हमने उनसे माजरत की, जल्दी से चाय से फारिग हुए और दोबारा से अपने सफ़र की जानिब बढ़ पड़े। चूँकि सर्दियों की रातें थीं और दिसंबर ख़त्म हो रहा था और जनवरी का महीना शुरू होने वाला था और धुंध भी अपने अरूज पे पड़ रही थी, हम ये मामला देख के काफ़ी परेशान हुए। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, यार हमसे गलती हो गई, हमें रात वहीं पे गुजार लेनी चाहिए थी। ड्राइवर जो कि काफ़ी तजर्बाकार था, उसने कहा, सर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह खैरियत से गाड़ी को लेके घर तक पहुंच जाऊंगा। तायाबू ने कहा, वो तो मुझे पता है, तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। जो सफ़र 7-8 घंटे का है, शायद हमें 12 से 13 घंटे लग जाएं। खैर सफ़र हमारा चलता रहा। 2.5 से 3 घंटे के बाद अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया और गाड़ी साइड पे आके रुक गई। मैंने ड्राइवर से कहा, ये क्या हुआ? उसने कहा, जी मैं चेक करता हूँ। उसने 2-3 दफ़ा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, गाड़ी स्टार्ट ना हुई। उसने गाड़ी का बोनट खोला और टॉर्च की मदद से गाड़ी को चेक करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। गाड़ी कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्यों रुकी है। मैंने कहा, क्या तुमने गाड़ी का पेट्रोल चेक किया था? उसने कहा, जी जनाब, मैंने आने से पहले जब एक मीटिंग में मसरूफ़ थे तो टैंकी फुल करवा ली थी। गाड़ी में बेशक काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल मौजूद है, इसका कोई और ही मसला लगता है। उन दिनों में जैसे मैंने पहले कहा, मोबाइल फ़ोन तो मौजूद नहीं थे। तो अब रात के तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो चला था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ये चीज़ देख के हम काफ़ी परेशान हुए। खैर मैं और मेरा ड्राइवर मजबूरन गाड़ी में आके बैठ गए। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता से लुढ़कना शुरू हो गई। गाड़ी बिल्कुल सीधी सड़क पे खड़ी हुई थी, ऐसे भी नहीं था कि ढलवान पे खड़ी हो कि खुद ब खुद नीचे लुढ़कना शुरू हो जाए। ये माजरा देख के हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और काफ़ी हैरान हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी को पीछे से कोई धक्का लगा रहा है। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है, क्या गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है? उसने कहा, नहीं जनाब, आपके सामने ही है, गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही और ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने कहा, तो फिर ये गाड़ी खुद से क्यों सड़क पे चल रही है? हम दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़ के देखा। धुंध की वजह से गाड़ी में के पीछे तो हमें कोई दिखाई ना दिया, लेकिन हमारी गाड़ी बदस्तूर सड़क के ऊपर आगे की जानिब बढ़ रही थी। रफ्तार बिल्कुल स्लो थी, जिस तरह आप गाड़ी में बैठे हों और 1 से 2 बंदे पीछे से गाड़ी को धकेल रहे हों, बिल्कुल ऐसा ही माजरा था। मैंने ड्राइवर से कहा, ज़रा ब्रेक पे पाँव रखो। ब्रेक पे पाँव रखा और फ़ौरन से गाड़ी रुक गई और उसके बाद गाड़ी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। तायबू ने ड्राइवर से कहा, आओ ज़रा बाहर चल के देखते हैं। ड्राइवर कतरे घबराया हुआ था। तायबू ने ज़रूरत के तहत, हिफाजत के तहत अपना असला, जिसका लाइसेंस भी उनके पास मौजूद था, जब इस सफ़र पे जाते थे तो पास रखते थे, फ़ौरन से गाड़ी में से निकाला, बंदूक को लोड किया और टॉर्च लेके ड्राइवर के साथ बाहर निकल पड़े। फ़ौरन से उन्होंने टॉर्च का रुख पीछे की जानिब किया। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे हाथ को भी हाथ सुझाई ना दे रहा था, लेकिन गाड़ी को चारों तरफ से घूम के देख लिया गया, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। फिर हैरानकुन बात थी कि गाड़ी ने खुद से कैसे लुढ़कना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने तायब से कहा, जनाब एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठें, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ, उम्मीद है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। शायद सर्दी की वजह से बैटरियों ने काम करना छोड़ दिया हो, लेकिन जब हमने बोनेट उठा के बैटरियों का हुलिया देखा तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तायबू ने ड्राइवर की बात से इत्तफाक करते हुए गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली। उसे कहा, पूरी जान के साथ धक्का लगाने की कोशिश करो, उम्मीद है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ड्राइवर ने अपने ताईं पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन गाड़ी थी कि अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ड्राइवर उस ठिठुरती रात में ज़ोर से चिल्लाया, चौधरी साहब, क्या आपने गाड़ी न्यूट्रल की है या गियर में है? बड़े मेहरबानी गाड़ी को न्यूट्रल कर लें। तायबू ने आगे से जवाब दिया, गाड़ी न्यूट्रल है और मेरा तो पाँव क्लच के ऊपर है। अगर गाड़ी गियर में होती भी तो यकीनन आगे की जानिब चल पड़ती। ड्राइवर आगे से बोला, चौधरी साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूँ, गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल रही। तायबू ये सुन के काफ़ी परेशान हुए।
हल्का सा तो गाड़ी को हरकत करना चाहिए था। तायबू ने कहा, मैं तो ये समझ रहा था इसने भी धक्का लगाना शुरू ही नहीं किया। खैर, तायबू गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा कर दिया, गाड़ी न्यूट्रल कर दी। अब गाड़ी बिल्कुल फ्री खड़ी हुई थी। इसको हल्का सा भी पुश करें तो इसको आगे की जानिब बढ़ना चाहिए था। तायबू ने ड्राइवर से कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ धक्का लगाने की कोशिश करता हूँ, आखिर इसको मसला क्या है। तायबू और उनके ड्राइवर ने अपने तय जितना जोर था लगा के देख लिया। बदकिस्मती से गाड़ी अपनी जगह से टस से मस न हुई। अब यह मामला काफ़ी परेशान कुन था। वो हैरान हो गए, आखिर ये कैसे हो सकता है कि गाड़ी अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। अभी थोड़ी देर पहले जब हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे तो गाड़ी ने खुद से लुढ़कना शुरू कर दिया। अब जबकि हम दोनों गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तायबू ने कहा, जाके अंदर देखो कहीं हैंड ब्रेक ऊपर ना हो। ड्राइवर फ़ौरन अंदर गया, देखा हैंड ब्रेक नीचे थी। उसने कहा, जनाब हैंड ब्रेक भी नीचे है और मैंने एहतियातन ब्रेक भी चेक कर लिए हैं, ब्रेक भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तायबू काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने ड्राइवर से फ़ौरन कहा, आके गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे ये कोई और मामला लग रहा है। ड्राइवर जो पहले ही खौफजदा था और घबरा गया। चौधरी साहब, इससे आपका क्या मतलब है। तायबू ने कहा, देखो भाई, हम एक वीरान जगह पे खड़े हैं, अंधेरी रात है, हर तरफ धुंध छाई हुई है। मुझे तो लगता है ये कुछ जिन्नात का मामला है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता तो स्टार्ट ना होती, लेकिन न्यूट्रल गाड़ी आगे तो बढ़नी चाहिए। ये गाड़ी अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रही। अभी ये बातें कर ही रहे थे, ऐसे लगा जिस तरह मिल के 5 से 6 लोगों ने गाड़ी को ज़ोर से धकेलना शुरू कर दिया। गाड़ी तकरीबन 50-60 की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर के हाथ पांव कांप रहे थे। तायबू ने कहा, इस दफ़ा तो मेरी भी हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गईं। आखिर ये क्या मामला है। बंद गाड़ी जो हमने पूरी कोशिश के बावजूद आगे ना बढ़ा सके, आके बैठने की देर थी तो खुद से ही बंद गाड़ी जो कि इंजन उसका पावर ऑफ था, उसके बावजूद 50-60 की स्पीड से अब सड़क के ऊपर दौड़ रही थी। इतनी शदीद धुंध थी, हमें कुछ मालूम नहीं था कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। अगर आपको गाड़ियों के बारे में कुछ मालूम है तो ये भी मालूम होना चाहिए कि जब गाड़ी स्टार्ट ना हो तो उसके ब्रेक भी प्रॉपर तौर पे काम नहीं करते। जब इंजन स्टार्ट होता है तो ब्रेक नॉर्मली तौर पे काम करते हैं और बंद गाड़ी के ब्रेक भी कम काम करते हैं। ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान था। सर्दी के मौसम में उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने फ़ौरन से उसका बाजू पकड़ा और कहा, हिम्मत से काम लो, कहीं खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट ही ना हो जाए। तुम आगे ध्यान की तरफ देखो और कोशिश करो ब्रेक लगाने की। तायबू ने कहा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता से हैंड ब्रेक को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। इससे गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। खुदा खुदा करके गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्लो होना शुरू हो गई। तायबू ने ड्राइवर से कहा, तुम कोशिश करो गाड़ी को सेल्फ करने की। उसने जूं तूं कोशिश करके देख ली। उसने कहा, जनाब अब तो सेल्फ भी, चाबी भी गाड़ी की अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर में गाड़ी एक जगह पे आके रुक गई। हम दोनों इतने सख्त परेशान थे, हमारे हवास उड़ चुके थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था हमारे साथ आखिर क्या माजरा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बोला, जनाब मुझे पीछे से किसी गाड़ी की लाइटें आती दिखाई दे रही हैं। हम दोनों गाड़ी से फ़ौरन बाहर निकले। हमें दूर से धुंध में 2 चमकती हुई धुंधली सी लाइटें दिखाई दी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यकीनन कोई गाड़ी आ रही है। जब हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हो गई है। हम और ज़्यादा डर गए कहीं कोई चोर डाकू ना हो, क्योंकि तायबू के पास उस वक्त तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये भी मौजूद थे, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तायबू ने फ़ौरन से अपना रिवॉल्वर निकाला और तैयार हो गए, अगर डाकू हमारी तरफ आएंगे तो हम अपनी हिफाजत के तहत फ़ौरन उन पर फायरिंग कर देंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी लाइटें बदस्तूर हमें अपनी जानिब आती दिखाई दे रही थी। तायबू ने ड्राइवर से कहा, यह वाली गाड़ी लॉक करो, आओ आगे चल के देखते हैं, शायद ये डाकू ना हो, उन्हें भी किसी मदद की ज़रूरत हो। हम जैसे जैसे उधर चलते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लाइटें हमसे मज़ीद दूर होती जा रही हैं। हालांकि गाड़ी की हेडलाइट्स का रुख था वो हमारी जानिब था। गाड़ी को सीधा आना चाहिए था, लेकिन गाड़ी तो जैसे पीछे की जानिब चल रही थी, लेकिन गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गाड़ी हमसे कोई इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं थी। धुंध के बावजूद हमें उसकी हेडलाइट्स की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। ये काफ़ी खौफनाक मामला था। देखते ही देखते वो लाइटें अचानक गायब हो गईं और जब हम वापसी की जानिब पलटे
तो हमारी दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। हमने देखा हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता से सड़क के ऊपर लुढ़क रही है। हम दोनों तकरीबन भागते हुए एक गाड़ी की जानिब बढ़े और कोशिश के बावजूद गाड़ी के दरवाजे न खोल सके। ड्राइवर कोशिश के बावजूद गाड़ी को अनलॉक न कर सका। तायबू ने कहा, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। खुदा खुदा करके गाड़ी रुकी। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम आओ साइड वाली सीट पे बैठो, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम लेके सल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और हमने वहाँ से गाड़ी भगा दी और बहुत मुश्किल से घबराते हुए हम अपनी मंजिल पे पहुँचे। ये था मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपना ताउन जारी रखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।